दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने लोकल स्टोरेज जो ब्राउज़र के अंदर होता है उसको यूज़ किया होगा। उसके अंदर ऐसे भी फीचर्स है जो शायद आपने कभी यूज़ नहीं किए होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोकल स्टोरेज को एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इन चैनल मेंबर्स को जो चैनल का मेंबर बन के सपोर्ट कर रहे हैं, और उन लोगों को भी जो वीडियो को लाइक शेयर करते हैं और हर एक वीडियो पे कमेंट करते रहते हैं। तो ऐसे सपोर्ट बना के रखिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लोकल स्टोरेज होता है अपने ब्राउज़र के अंदर। तो लोकल स्टोरेज जैसे कि इसके नाम में है लोकल स्टोरेज, मतलब ये लोकली हमारे ब्राउज़र के अंदर होता है। इसको हम एक तरह का लोकल डेटाबेस बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम लोकली डेटा स्टोर करते हैं। कहाँ पर? हमारे ब्राउज़र के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये उसका डॉक्यूमेंटेशन है, जो MDN वेबसाइट है उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, आप यहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में इसको पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कौन से APIs हमें मिलते हैं, कौन से फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर, और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट सेटअप किया है। नॉर्मल HTML प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हो कि एक फ़ोल्डर बनाया लोकल स्टोरेज कंप्यूटर में, और फिर उसके अंदर दो फाइल्स है। एक index.html जिसके अंदर सिंपल बॉयलर प्लेट है, देखिए, और कुछ नहीं है। और दूसरी जो है वो script.js जिसके अंदर हम हमारी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है, और इस जावास्क्रिप्ट फाइल को मैंने यहाँ पर लिंक किया हुआ है हमारे इंडेक्स पेज पे। और फिर इसको जो VS कोड का लाइव सर्वर होता है उसकी मदद से इसको ब्राउज़र में मैंने ओपन किया हुआ है। देखिए, नहीं किया हुआ कर लेते हैं। देखिए, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये यहाँ पर ओपन हो गया, बिल्कुल एम्प्टी है क्योंकि हमारी HTML फाइल बिल्कुल एम्प्टी है। देखिए, बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं कि लोकल स्टोरेज जो ऑब्जेक्ट हमें मिलता है जिसके अंदर पूरे मेथड्स हैं, वो खुद लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है। तो उसको देखने के लिए बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, ये अवेलेबल रहता है हमारे विंडो ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो आप सिंपली कर सकते हो console.log। देखिए, console.log, और इसके अंदर लिखेंगे window.local storage। देखिए, और इसको सेव करेंगे और चलते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट, और हमें कंसोल ओपन करना है। तो ये कंसोल है। देखिए, यहाँ पर हमें स्टोरेज ऑब्जेक्ट दिखेगा, और इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर लेंथ मुझे दिख रही है 0। तो ये लेंथ जो है ये हमें बताएगी कि आपके लोकल स्टोरेज के अंदर कितनी कीज़ है या फिर कितनी एंट्रीज़ है। और अभी अगर इसको जो प्रोटो है, देखिए, प्रोटो को अगर ओपन करते हैं तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग मेथड्स हमें दिखेगी। देखिए, ये जो F आपको दिख रहा है, ये इसका मतलब होता है कि ये एक फंक्शन है। और आप देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ 4-5 मेथड्स है। देखिए, क्लियर हो गई, एक मेथड हो गई, गेट आइटम, रिमूव आइटम, सेट आइटम। ओके, तो ये सेट आइटम जो है और गेट आइटम है ये, और ये रिमूव आइटम ये ज़्यादा करके यूज़ होता है, और इसको हम अभी देखने वाले कि कैसे इसको यूज़ करना है। और थोड़ा सा अगर नीचे करते हैं तो देखिए, ये इसका गेटर है। ओके, इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं, हमें इम्पोर्टेंट ये है जो यहाँ पे हाईलाइटेड है। देखिए, गेट आइटम, रिमूव आइटम और सेट आइटम। तो चलिए जल्दी से कोड एडिटर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले चलेंगे, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ। और अगर आपको लोकल स्टोरेज यूज़ करना है तो वो आपको मिलता है विंडो ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, विंडो लोकल स्टोरेज। देखिए, और एक बात है, ये विंडो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी मेथड्स होती है या फिर प्रॉपर्टीज़ होती है वो आप ग्लोबली यहाँ पर इसके बिना भी एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ से ये निकाल दोगे विंडो तो भी ये काम करेगा, क्योंकि ये ग्लोबली है। और लोकल स्टोरेज यहाँ पर सबसे पहले वो फाइंड कहाँ पे होगा, जब भी कोड हमारा रन होगा तो वो उसको फाइंड करेगा हमारे विंडो ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर करेंगे लोकल स्टोरेज, और लोकल स्टोरेज के अंदर अगर कुछ हमें सेट करना है, मतलब लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ हमें स्टोर करना है, तो हम सेट आइटम
ये मेथड कॉल करते हैं। और इसके अंदर आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है की आपको देनी है जो कि स्ट्रिंग होनी चाहिए, और वैल्यू आपको देनी है वो भी स्ट्रिंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि लोकल स्टोरेज सिर्फ स्ट्रिंग के साथ में काम करता है। इसके अंदर आप स्ट्रिंग के अलावा कोई भी डेटा स्टोर नहीं कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर एक की मैं स्टोर करता हूँ और इसको नाम देते हैं थीम। ठीक है, समझ लीजिए कि ये जो की है ये हमारे जो वेबसाइट है उसकी थीम है। तो थीम के अंदर कौन से ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि डार्क थीम हो गई, लाइट थीम हो गई। तो यहाँ पर अगर मैं डार्क करता हूँ, थीम डार्क, और अगर सेव करते हैं और यहाँ पर जाके करते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें कुछ भी दिखा नहीं, लेकिन हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर ये जो थीम है ये स्टोर हो चुकी है। और वो अगर हमें देखनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें उसको गेट करना होगा, और उसको गेट करने के लिए एक मेथड आती है। तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट, और यहाँ पर सेट करने के लिए हमने सेट आइटम किया था, अभी गेट करने के लिए हमें करना है गेट आइटम। देखिए, और इसके अंदर आपको की देनी है जिस की से अपने उसको स्टोर किया था। तो यहाँ पर हमने थीम की दी थी, तो उसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और अभी क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं एक वेरिएबल के अंदर। देखिए कॉन्स्ट थीम, और इसको कंसोल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर करते हैं थीम, सेव करेंगे और चलते हैं ब्राउज़र में, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमें डार्क दिख रहा है, और ये डार्क जो है ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने लोकल स्टोरेज के अंदर आइटम सेट किया, और फिर इसको हमने गेट किया, और फिर कंसोल करके देखा तो यही की हमें मिल रही है। अगर यहाँ पर मैं करता हूँ लाइट, सेव करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट हमें दिख रहा है। अभी ये तो हुआ। इस डेवलपर टूल के अंदर अगर हमें देखना है कि लोकल स्टोरेज के अंदर क्या है, वो भी हम देख सकते हैं। देखिए उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एक टैब आती है, और वो है आपको जाना है एप्लीकेशन टैब के अंदर। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए स्टोरेज ऑप्शन दिखेगा आपको लेफ्ट साइड में, और इसके अंदर सेशन स्टोरेज आता है, इंडेक्स डीबी आता है। ये एक अलग टॉपिक है, उसको अलग टॉपिक में हम कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लोकल स्टोरेज हमें दिख रहा है, और ये यूआरएल मुझे दिख रहा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूआरएल आप देख सकते हो, ये जो है ये लोकल होस्ट है जो हमारे वेबसाइट का यूआरएल है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो लोकल स्टोरेज होता है वो लिमिटेड होता है उस वेबसाइट के लिए, उस डोमेन के लिए, और इसकी वजह से ये थोड़ा सा सिक्योर होता है। क्योंकि अगर आप, ऐसा नहीं कि आपके लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ अगर स्टोर किया है हमने तो कोई भी वेबसाइट उसको एक्सेस करेगी, नहीं कर सकती है, क्योंकि वो जो डेटा होता है वो एक्सेस होता है सेम डोमेन के लिए जिसने इसको स्टोर किया था। जैसे कि हमने अभी ये 127 जो लोकल होस्ट का ये एड्रेस है, इसको यूज़ करके इस वेबसाइट के अंदर हमने ये सेट आइटम किया था, तो हमें ये डेटा गेट हो जाएगा सेम यही डोमेन के ऊपर। अगर यहाँ पे यूआरएल चेंज हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि डोमेन जो है वो चेंज हो जाता है, तो वो डेटा हमें नहीं मिलेगा। ओके, तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। अभी देखिए राइट साइड में अगर आप देखोगे तो की और वैल्यू, जो की है जो हमने यहाँ पर सेट की थी थीम, और जो वैल्यू है उसकी वैल्यू लाइट। देखिए, और अगर यहाँ पर और एक आइटम मैं सेट करता हूँ, देखिए सेट आइटम थीम की जगह करते हैं फॉन्ट, और यहाँ पर करते हैं बोल्ड। सेव करेंगे तो आप देख सकते हो फॉन्ट बोल्ड हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये हुआ सेट आइटम और गेट आइटम। अभी अगर मुझे कोई आइटम रिमूव करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो गेट आइटम है, इससे पहले मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट, और यहाँ पर करूँगा रिमूव आइटम। देखिए ये इसकी एपीआई जो है कितनी सिंपल है, सेट आइटम, गेट आइटम, रिमूव आइटम, मतलब पढ़ते ही इसको समझ में आ जाता है कि ये क्या कर रहा है। और इसके अंदर आपको देनी है की। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉन्ट है इसको मुझे निकालना है, तो मैं करूँगा फॉन्ट,
सेव करेंगे और चलते हैं ब्राउज़र में, और आप यहाँ पर देख सकते हो अभी सिर्फ हमारे पास थीम है, क्योंकि यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट जो है उसको रिमूव कर दिया। और अभी इसमें और एक मेथड आती है। समझ लीजिए कि आपको जो पूरा लोकल स्टोरेज है उसको क्लियर करना है, उसको पूरा डिलीट करना है, तो सिंपली आप कर सकते हो क्लियर। देखिए क्लियर मेथड अगर इसके ऊपर आप कॉल करते हो इस तरह से, तो जो पूरा हमारा लोकल स्टोरेज है वो पूरा डिलीट हो जाएगा। देखिए सेव, और आप देख सकते हो कि ये पूरा एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी अभी नहीं है। और कंसोल के अंदर देखेंगे तो हमें नल मिल रहा है। देखिए ये नल क्यों मिल रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो हम क्लियर कर रहे हैं और फिर गेट आइटम कर रहे हैं, और आइटम अगर नहीं है तो ये हमें नल रिटर्न करता है। अभी ये तो ठीक है। अभी आप बोलोगे कि ये सिर्फ अगर स्ट्रिंग स्टोर करता है, तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा है, तो उसको कैसे हम स्टोर कर सकते हैं? तो उसको स्टोर करने के लिए भी एक सोल्यूशन है, तो चलिए उसको ही देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आते हैं और देखिए इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ से, इसको भी, और ये भी हमें नहीं चाहिए। देखिए अभी क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं कॉन्स्ट, और इसको नाम देते हैं यूज़र सेटिंग। ठीक है, यूज़र सेटिंग्स, तो ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर जो भी यूज़र की सेटिंग्स है वो रहेगी। तो जैसे कि इसके अंदर यूज़र की थीम कौन सी है वो सब हो सकता है, तो थीम, और करते हैं डार्क, और उसके बाद फ़ॉन्ट कौन सा है, और यहाँ पे करते हैं लाइट फ़ॉन्ट है तो लाइट करते हैं, और यहाँ पर करते हैं स्कोर, यूज़र का स्कोर कितना है वो अगर हमें रखना है इसके अंदर तो करते हैं 100। ठीक है, समझ लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और इसको अभी हमें हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करना है। तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले तो कोशिश करते हैं जैसे हम कर रहे थे उसी तरह से स्टोर करने की, और देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले करते हैं लोकल स्टोरेज डॉट, और आइटम सेट करने के लिए सेट आइटम हम करते हैं, और यहाँ पर की देते हैं यूज़र सेटिंग्स, और अभी वैल्यू हमें देनी होगी, और वैल्यू है ये यूज़र सेटिंग। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर पास कर दिया। सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र में, और अभी ओपन करेंगे एप्लीकेशन टैब, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देखिए यूज़र सेटिंग और वैल्यू है ऑब्जेक्ट। अभी ये क्या है और हमारा डेटा कहाँ पे गया? तो दोस्तों ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि इसके अंदर हम ओनली स्ट्रिंग्स स्टोर कर सकते हैं, और ये तो क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट है। फिर अभी इसका सोल्यूशन ये है, आपको क्या करना होता है, सिंपली इसको जेसॉन स्ट्रिंग होती है उसके अंदर कन्वर्ट करना होता है, और फिर वो हो गई एक स्ट्रिंग, फिर उसको आप स्टोर कर सकते हो। कैसे? देखिए बहुत ही सिंपल है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट आता है, और उसके ऊपर हम एक मेथड कॉल कर सकते हैं, और वो है स्ट्रिंगिफाई। देखिए इसको बहुत बार हमने फॉर्म सबमिट करने के टाइम देखा होगा। अगर आप फेच रिक्वेस्ट यूज़ करते हो तो डेटा जो हमें भेजना होता है, तो नॉर्मल जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम स्ट्रिंगिफाई करके भेजते हैं सर्वर पे। तो यूज़र सेटिंग जो है इसको हमने देखिए इस तरह से स्ट्रिंगिफाई कर दिया, और इसको काम करते हैं, यहाँ पर करते हैं सेटिंग स्ट्रिंग। ठीक है, सेटिंग स्ट्रिंग नाम से एक वेरिएबल बना दिया मैंने, और इसके अंदर स्टोर कर दिया। और अभी क्या करूँगा, आपको सबसे पहले तो इसको दिखाता हूँ आपको कैसे दिखता है ये। तो सेटिंग स्ट्रिंग, यहाँ पे कंसोल मैंने कर दिया, और चलते हैं कंसोल में, तो आप देख सकते हो ये दिख रहा है हमारा जेसन की तरह, बिल्कुल, क्योंकि ये जेसन स्ट्रिंग ही है। देखिए ये है जेसन। ठीक है, तो अगर इसको मैं करूँगा टाइप ऑफ, देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर एक आता है टाइप ऑफ, इस तरह से अगर आप करते हो तो जो भी डेटा है उसका टाइप कौन सा है ये हमें बताएगा। सेव करेंगे तो आप देख सकते हो स्ट्रिंग यहाँ पर है, मतलब इसका मतलब ये अभी हमारी स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को हम हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़र सेटिंग की जगह ये सेटिंग स्ट्रिंग जो है उसको हम स्टोर करेंगे। ठीक है, सेव, और चलते हैं हमारे एप्लीकेशन,
और अभी आप देख सकते हो कि वैल्यू यहाँ पर है जेसन स्ट्रिंग, और ये क्रोम हमारे लिए थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करके दिखा रहा है। देखिए ये रहा हमारा डेटा। अभी डेटा तो स्टोर हो गया, और अगर मुझे इसको गेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, आपको सिंपली करना है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और आपको की देनी है। की कौन सी थी? यूज़र सेटिंग्स। गेट कर लिया, इसको स्टोर करते हैं कॉन्स्ट, और इसको करते हैं यूज सेटिंग नाम से करते हैं, और अभी करते हैं इसको कंसोल डॉट लॉग। और अभी मैं चाहता हूँ कि जो थीम है, देखिए ये यूज सेटिंग के अंदर जो थीम है मुझे एक्सेस करनी है। तो अगर मैं इस तरह से करता हूँ थीम, तो क्या लगता है आपको क्या होगा? क्योंकि देखिए यूज सेटिंग के अंदर हमारे पास ये थीम जो है ये की है, मतलब यहाँ पर हमें थीम कौन सी है वो दिखनी चाहिए। चलिए इसको एक बार टेस्ट करते हैं, सेव करेंगे, और कंसोल के अंदर अगर देखोगे तो अनडिफाइन यहाँ पर दिख रहा है मुझे। इंटरेस्टिंग, ये ऐसे क्यों हो रहा है? तो एक काम करते हैं, ये जो थीम है इसको मैं निकाल देता हूँ। सबसे पहले तो जो यू सेटिंग है इसका जो टाइप है वो चेक करते हैं। तो टाइप ऑफ यू सेटिंग, और आप देखिए ये स्ट्रिंग है। अगर ये स्ट्रिंग है तो उसके ऊपर डॉट देके हम जो ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं वो तो नहीं कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रिंग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपको याद होगा लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करने से पहले हमने इसको स्ट्रिंगीफाई किया था, तो ये एज अ स्ट्रिंग लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो गया। अगर डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट इसके अंदर स्टोर करते थे तो हमें वो ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाता। वो क्यों दिखाता? उसका भी एक रीज़न है। तो सबसे पहले वही दिखाता हूँ आपको वो क्यों हुआ था। देखिए समझ लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो यहाँ पर ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये यूज़र सेटिंग। इसका ही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर इसको मैं गेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये ग्लोबल वेरिएबल है यहाँ पर, इसलिए हम कंसोल के अंदर उसको इस तरह से गेट कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर मैं कॉल करूँगा टू स्ट्रिंग मेथड, देखिए ये टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का जो प्रोटोटाइप होता है उसके ऊपर अवेलेबल होती है, ये देखिए ये वाली। और इसको अगर मैं कॉल करूँगा तो आप देख सकते हो कि सेम स्ट्रिंग हमें दिख रही है जो लोकल स्टोरेज ने ऑटोमेटिक इसको, मतलब ये मेथड उसके ऊपर कॉल कर दिया। अगर सीधे ऑब्जेक्ट उसके अंदर डालने की कोशिश करोगे तो वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। क्यों? अगेन लोकल स्टोरेज सिर्फ स्ट्रिंग को समझता है, ठीक है, बाकी चीज़ें उसको उसके समझ में नहीं आती है। तो इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट वहाँ पर हमें दिखाता। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर स्टोर किया। लेकिन अभी गेट तो किया है, लेकिन गेट करने के बाद अगर हमें उसको यूज़ करना है तो फिर से हमें उसको क्या करना होगा? स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। और उसको करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना होता है, फिर से वही जेसन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और उसके ऊपर मेथड आती है पार्स। तो ये पार्स मेथड क्या करती है? कोई भी जेसन स्ट्रिंग अगर है उसको रिसीव कर लेती है, और जो भी इसका रिजल्ट होता है वो होता है एक ऑब्जेक्ट। देखिए सेव करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कंसोल के अंदर अभी हमारे पास है जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। और चाहिए तो अभी क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, ये जो है ना इसको मैं ऐसे इस तरह से रैप कर लेता हूँ उसके अंदर। तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, देखिए इस तरह से। तो जो भी इसके अंदर मिलेगा ये एक स्ट्रिंग होगी, फिर इसको ये पार्स करेगा, और इसके अंदर अभी रेडी ऑब्जेक्ट हमारे पास मिलेगा। और इसको मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर अभी कॉल करूँगा थीम। देखिए जो हमने पहले ट्राई किया था, सेव। अभी आप देख सकते हो कि डार्क हमें दिख रहा है। इसका मतलब अभी हम ये जो डेटा है इसको नॉर्मली एज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी आप एरे भी है तो उसको भी डाल सकते हो। ओके, अभी ये तो हो गया, ये नॉर्मल हमने कुछ कीज़ इसके अंदर स्टोर की। अभी आप पूछोगे कि ये लोकल स्टोरेज रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है, क्या क्या हम इसकी मदद से कर सकते हैं? तो बहुत सारी इसकी यूज़ केसेस है। तो जो सबसे पहला है वो है कार्ट। देखिए अगर आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो एक ऑप्शन ये होता है, देखिए कार्ट स्टोर करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इसको सेशन के अंदर स्टोर कर सकते हो, आप कुकीज़ के अंदर डाल सकते हो, आप इसको डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हो,
या फिर आप इसको लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर सकते हो। ये एक यूज़ केस हो गई। उसके बाद यूज़र सेटिंग। देखिए यूज़र सेटिंग्स जो हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल जो डार्क थीम, लाइट थीम जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, है ना, तो ऐसी अगर कुछ सेटिंग्स आपको आपके ब्राउज़र के अंदर रखनी है तो वो डेटा आप यहाँ पर रख सकते हो। लेकिन हम इसके लिए लोकल स्टोरेज क्यों यूज़ करते हैं? देखिए ये तो बताना रह गया। लोकल स्टोरेज क्या होता है, इसका मेन बेनिफिट ये है कि ये पेज रिफ़्रेश होने के बाद भी ये डेटा जो है ये अवेलेबल रहता है। अगर आप ब्राउज़र भी बंद कर लोगे और फिर से खोलोगे वो साइट, तो उसका जो लोकल स्टोरेज का डेटा है वो वहाँ पे मिलेगा आपको। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है लोकल स्टोरेज का। अभी जो यूज़र सेटिंग्स है, जैसे कि थीम है, आपकी डार्क थीम आपने सेट की, तो वो जो की है आप आपके लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप वेबसाइट ओपन करोगे तो जो आपकी डार्क थीम है वो ऑटोमेटिक जो है वो अप्लाई हो जाएगी आपके वेबसाइट पे। ठीक है, तो यूज़र सेटिंग्स कर सकते हैं। या फिर फ़िल्टर्स। देखिए ये फ़िल्टर्स जो हैं, समझ लीजिए कि आपके पास कोई एडमिन पैनल है और उसके बाद बड़ा सा डेटा टेबल है, बहुत सारा डेटा है, और ये डेटा जो है उसको मैनेज करने के लिए ऊपर फ़िल्टर्स आते हैं, जैसे कि सर्च फ़िल्टर हो गया या फिर सॉर्ट फ़िल्टर हो गया। बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं ना। जैसे कि कैटेगरी वाइज हमें फाइंड करना है तो सिलेक्ट बॉक्स होता है। तो जितने भी सारे फ़िल्टर्स होते हैं, एक बार आप अगर इसको जो भी फ़िल्टर है वो अप्लाई करते हो और उसको आप अगर आपके लोकल स्टोरेज में स्टोर करते हो, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो सेम फ़िल्टर्स आप उस जो टेबल है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक यूज़ केस हो गई। और इसके बाद और एक है, और वो है फॉर्म डेटा। देखिए फॉर्म डेटा, समझ लीजिए कि आपके पास ईमेल एड्रेस लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, और लॉगिन फॉर्म के अंदर क्या है, ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड है। तो आप एक काम कर सकते हो कि जो ईमेल एड्रेस आप एंटर कर रहे हो उसको आप आपके लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो इससे होगा क्या कि जब भी नेक्स्ट टाइम यूज़र आएगा तो उसके 2-4 सेकेंड्स बच जाएंगे, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, इसको अगर स्टोरेज में स्टोर कर रहे हो तो ऐसा लॉजिक आपको लिखना है, बस स्टोरेज से गेट करो जैसे पेज लोड हो जाता है और फिर उस इनपुट के अंदर उसको डाल दो। ऐसा अगर लॉजिक आप लिखोगे तो यूज़र के हमारे 2-4 सेकेंड्स उसमें बच सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई गेम बना रहे हो तो उसका जो स्कोर है वो आप टेम्पररी आपके लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर सकते हो। इसके अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा आपको स्टोर नहीं करना है, जैसे कि पासवर्ड हो गया या फिर API की हो गई, क्योंकि होता ये है कि ये जो डेटा है ये कोई भी देख सकता है, बराबर। इसके ऊपर कोई भी इंक्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं होता है। तो बस ये चीज़ एक याद रखनी है। और अभी जो फीचर हम देखने वाले हैं इस लोकल स्टोरेज का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत कम लोग इसको जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो एक मिनी प्रोजेक्ट इसको बोल सकते हैं, एक मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसमें लोकल स्टोरेज की इवेंट्स आती है। देखिए इवेंट्स, लोकल स्टोरेज अगर चेंज होता है तो लोकल स्टोरेज एक इवेंट एमिट करता है। कहाँ पर? दूसरे टैब के अंदर। समझ लीजिए कि हमारे पास 2 टैब्स है, सेम वेबसाइट हमारी 2 टैब के अंदर है, और एक टैब के अंदर अगर कुछ डेटा चेंज हो जाता है लोकल स्टोरेज में, तो वो क्या करेगा, वहाँ से एक इवेंट इमिट करेगा दूसरे टैब के अंदर और बोलेगा कि ये जो दूसरी टैब है ना उसके अंदर ये डेटा चेंज हुआ है, तो ये लो डेटा और आपको जो करना है करो इसके साथ, है ना। मतलब आप वो डेटा अगर चेंज होता है तो आप एक काम कर सकते हो, उस डेटा को यूज़ करके जो सेकंड टैब है उसको सिंक में ला सकते हो पहले टैब से। तो ऐसी भी यूज़ केसेस आती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई CRM सिस्टम हो तो उसमें क्या होता है कि एडमिन पैनल होता है और बहुत सारे उसके अंदर हम जो है टैब्स ओपन करके अलग अलग, ये यूज़र की टैब हो गई, इसके अंदर प्रोडक्ट्स है या फिर और कुछ है, तो अलग अलग टैब्स हमारी ओपन हो सकती है। और उसमें क्या होता है कि डेटा जो है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहता है, और आपको अगर कुछ डेटा सिंक करना है सब टैब्स के अंदर, तो वो आप इस इवेंट की मदद से कर सकते हो। तो सबसे पहले इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, तभी हमें ये अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए
यहाँ पर सीन ये है कि हम सिंपली एक छोटा सा थीम स्विचर अभी बनाएंगे, ठीक है। और हमें ये करना है कि अगर एक टैब के अंदर अगर थीम चेंज हो जाती है वेबसाइट की, तो हमें जो दूसरा टैब है उसकी थीम भी चेंज करनी है रियल टाइम, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले चलते हैं हमारे इंडेक्स फाइल के अंदर और यहाँ पर एक सिलेक्ट बॉक्स जो है वो क्रिएट करेंगे। तो ये एक फॉर्म होगा, तो फॉर्म हम क्रिएट करते हैं और एक्शन एम्प्टी रखनी है, अभी हमें एक्शन की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर करेंगे सिलेक्ट, देखिए सिंपली सिलेक्ट जो फील्ड होता है इस तरह से हम इसको क्रिएट करते हैं। और हमें नेम की ज़रूरत नहीं है अभी, जो आईडी है इसको आईडी देते हैं थीम सेलेक्टर। और उसके बाद इसके अंदर 3 ऑप्शन है, देखिए जो पहला ऑप्शन है वो हमें सिंपली रखना है प्लेस होल्डर के लिए, और इसको हम एम्प्टी रखेंगे वैल्यू। और यहाँ पर लिखेंगे देखिए क्या लिखेंगे, सिलेक्ट ए थीम, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद टोटल 3 ऑप्शंस होंगे, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है डार्क, और उसके बाद है लाइट। और यहाँ पर भी करेंगे देखिए डार्क, और यहाँ पर रखेंगे लाइट। सेव करेंगे और अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट बॉक्स दिख रहा है डार्क और लाइट, ओके। अभी इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखेगा। देखिए ये सिलेक्ट थीम डार्क लाइट, ओके। अभी क्या करना है कि ये अगर चेंज होता है तो इसकी जो चेंज इवेंट है उसको हमें लिसन करना है। और डार्क अगर हम करते हैं तो जो साइट है हमारी, ये जो आपको ब्लैंक दिख रही है ये हमारी साइट है, इसको हम डार्क बनाएंगे। और अगर लाइट सिलेक्ट करते हैं तो इसको हम लाइट बनाएंगे, इतना सिंपल है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें जाना होगा और हमें सबसे पहले तो गेट करना होगा ये जो थीम सेलेक्टर है। तो यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट थीम सेलेक्टर, और हमें करना है यूज़ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसके अंदर हमें देना है जो आईडी है। तो आईडी क्या है, देखिए थीम सेलेक्टर, ये हमने इस तरह से इसको गेट कर लिया। और उसके बाद हमें और एक चीज़ गेट करनी है, देखिए क्या है, हाँ कुछ नहीं है, इतना काफ़ी है। और इसके बाद क्या करेंगे, देखिए थीम सेलेक्टर डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इसके ऊपर हम करेंगे चेंज, देखिए दिख नहीं रहा है, हाँ ये देखिए। और जो सेकेंड पैरामीटर है यहाँ पर एक एरो फंक्शन पास करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये एरो फंक्शन यहाँ पे दे दी मैंने, और यहाँ पर हमें इवेंट जो है वो रिसीव हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सिंपली करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर करते हैं इवेंट को लॉग, ठीक है। सेव करेंगे और अभी कंसोल थोड़ा सा मैं ओपन करूँगा क्योंकि यहाँ पर हमें देखना है। और अभी मैं करूँगा चेंज डार्क, जैसे करता हूँ तो इवेंट यहाँ पर कंसोल के अंदर देख सकते हो, इवेंट ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है और टाइप चेंज है, ठीक है। अभी हमें अगर इसकी जो वैल्यू है डार्क के अंदर कौन सी वैल्यू हमने दी है, ये देखिए यहाँ पर डार्क के अंदर हमने दिया है डार्क और यहाँ पर दिया है लाइट। तो उसको गेट करना है, वो कैसे कर सकते हैं, सिंपली आप कर सकते हो इवेंट डॉट टारगेट, देखिए इस तरह से डॉट वैल्यू। सेव करेंगे और अभी मैं करूँगा डार्क, तो आप देख सकते हो डार्क हमें दिख रहा है यहाँ पर। और अगर करेंगे लाइट तो देखिए लाइट, ओके। तो ये हुआ। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली एक कंडीशन लगाएंगे, देखिए इफ़, या फिर क्या करते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, एक फंक्शन कॉल करेंगे और इसको नाम देते हैं चेंज थीम, ठीक है। और ये जो फंक्शन है इसके अंदर हम जो वैल्यू आ रही है उसको पास करेंगे। और अभी ये फंक्शन हमें बनानी होगी, यहाँ पर आते हैं करते हैं फंक्शन चेंज थीम, और इस तरह से मैंने ओपन कर दिया। और इसके अंदर हमें क्या रिसीव हो रहा है, जो भी थीम है, थीम का नाम हमें इसके अंदर रिसीव हो रहा है, क्योंकि ये देखिए ये पास कर रहे हैं हम। और अभी इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे इफ़, सबसे पहले करेंगे कि थीम अगर बराबर है किससे, डार्क से, ऐसे अगर ये है
तो हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट, देखिए बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल, और उसके बाद करना है बैकग्राउंड, देखिए बैकग्राउंड कलर, और इसके अंदर हम सेट करेंगे, देखिए ये कलर 222 #222, ठीक है, ये डार्क कलर है। और इसके बाद करेंगे एल्स इफ़, अगर लाइट थीम है, देखिए इसको मैं कॉपी करूँगा और इसके अंदर लिखते हैं लाइट, अगर ये लाइट थीम है तो हमें कलर कौन सा करना है, देखिए यहाँ पर करते हैं, और कलर है E5 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 E5, ओके, ये कलर है, थोड़ा सा ये ग्रे टाइप का कलर है। और अगर ये भी डार्क भी नहीं है लाइट भी नहीं है तो हमें क्या करना है, एल्स सिंपली जो कलर है उसको सेट करेंगे वाइट, FFF, ओके, ये वाइट कलर है। अभी सेव करेंगे और करते हैं रिफ़्रेश, और अभी करते हैं देखिए डार्क, और आप देख सकते हो डार्क कलर यहाँ पर आ चुका है। और अगर करते हैं लाइट तो देखिए लाइट, ओके। अभी ये हुआ, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ दूसरे टैब के अंदर और यहाँ पर क्या करूँगा, अभी डार्क में करता हूँ, तो दूसरी टैब अगर हम देखेंगे इसके अंदर अभी तक लाइट ही है, मतलब दोनों टैब सिंक में नहीं है। और हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर डार्क चेंज हो जाता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डार्क जो है वो अपडेट होना चाहिए, और ये हम लोकल स्टोरेज के इवेंट फीचर से कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जैसे हम चेंज करते हैं तो थीम चेंज करने के अलावा और एक काम हम करेंगे, इसको लोकल स्टोरेज में स्टोर करेंगे। तो सेट आइटम, और जो की है वो देते हैं थीम, और जो वैल्यू है, देखिए वैल्यू हमें देनी है कौन सी, जो भी हमें यहाँ पर मिल रही है, इस तरह से। एक कंसोल लॉग हमें नहीं चाहिए, इसको मैं निकाल देता हूँ। तो जैसे हम सिलेक्ट, जो हमारा सिलेक्ट है उसको चेंज करते हैं तो हम लोकल स्टोरेज के अंदर इसको स्टोर कर रहे हैं, और इसी के साथ में जो थीम है हमारी उसको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे नीचे आते हैं, और जो इवेंट की बात हम कर रहे थे तो वो इवेंट होती है स्टोरेज इवेंट, उसको हमें क्या करना होगा, लिसन करना होगा। और कोई भी इवेंट को लिसन करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, विंडो, इस तरह से लिखना है आपको, क्योंकि विंडो के ऊपर इसको लिसन करना है हमें, ऐड इवेंट लिसनर, और जो इवेंट हम लिसन करना चाहते हैं वो है स्टोरेज, ठीक है, इस तरह से। और इसके आगे एक फंक्शन इसको पास करेंगे, देखिए एरो फंक्शन मैंने पास की, और ये कॉल बैक है, जैसे ये इवेंट हो जाएगी तो ये कॉल बैक जो है वो रन हो जाएगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है गाइस। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या रिसीव होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं, देखिए इवेंट इसके अंदर हमें रिसीव हो जाएगी, और console.log, यहाँ पे जो ई है उसको हम कंसोल करेंगे। और अभी देखते हैं और क्या है, हाँ आई थिंक ये ठीक है। अभी सेव करेंगे इसको, और देखिए दो टैब्स हमारे पास खुली है, ये एक है और ये एक है, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ, इसका जो कंसोल है मैं बंद कर देता हूँ, और जो दूसरी वाली है उसका कंसोल मैं खोलता हूँ, देखिए। और अभी कंसोल के अंदर कुछ भी हमारे पास नहीं है, और अभी चलते हैं यहाँ पर। और अभी मैं क्या करूँगा, जो थीम है उसको चेंज करूँगा डार्क, और चलते हैं दूसरे टैब के अंदर, और आप यहाँ पर देख सकते हो, देखिए स्टोरेज इवेंट हमें यहाँ पर रिसीव हो रही है। और आपने एक चीज़ नोटिस की, देखिए इस कंसोल के अंदर हमें ये रिसीव नहीं हुए। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस टैब से ये इवेंट करते हो उस टैब के अंदर ये इवेंट हमें रिसीव नहीं होती है, वो होती है जो दूसरे सारे टैब से उसके अंदर, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो स्टोरेज इवेंट, और इसके अंदर बहुत सारा डेटा है, लेकिन हमें इसमें से कुछ डेटा देखना है। तो उसमें से एक है वो है की, देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हमें बताएगा कि कौन सी की चेंज हुई है हमारे स्टोरेज में। तो ये की है, देखिए थीम हमने चेंज की थी तो थीम हमें यहाँ पर रिसीव हो रही है। न्यू वैल्यू,
कौन सी नई वैल्यू हमने वहाँ पर डाली है तो वो हमें दिखेगी, और ओल्ड वैल्यू पहले कौन सी थी वो हमें यहाँ पर दिखेगी। पहले हमारे पास कोई भी नहीं थी तो वो नल हमें दिखाएगा, नई वैल्यू हमने डार्क डाली तो ये डार्क अभी दिखाएगा। और उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये URL, ये हमें बताएगा कि कौन सा जो URL है वहाँ से ये जो इवेंट है वो इमिट हुई है। तो हमारा ये URL अगर आप देखोगे ऊपर तो देखिए ये सेम URL आपको दिखेगा। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं। देखिए इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ और अभी चेंज करता हूँ लाइट। और अगर हम यहाँ पर आते हैं तो देखिए दूसरी इवेंट, और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो की थीम है सेम है, न्यू वैल्यू जो है ये अभी लाइट है और ओल्ड जो है वो है डार्क जो पहले थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इवेंट के अंदर हमें जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो अभी हमें मिल रहा है। और फिर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो फुल पावर आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी लॉजिक आप लिख सकते हो। तो क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और मैं क्या करूँगा, अगर कुछ डेटा हमें मिल जाता है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ये जो चेंज थीम फंक्शन हमने बनाई है जो थीम चेंज करती है इसको मैं कॉल करूँगा, और इसके अंदर मुझे क्या पास करना है, कौन सी थीम है, और वो हमें कहाँ से मिल रही है। देखिए वो हमें मिल रही है न्यू वैल्यू के अंदर से। तो यहाँ पर आते हैं और पास करते हैं e.new वैल्यू। ये e जो है ये इवेंट ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी है न्यू वैल्यू। और कंसोल को हटा देते हैं और सेव करते हैं, और इसको अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा और ये जो है इसको भी रिफ़्रेश करूँगा। ठीक है, और अभी मैं करूँगा डार्क। देखिए ये थीम डार्क हो गई। और चलते हैं हमारे दूसरे टैब के अंदर, और आप देख सकते हो कि दूसरी टैब भी हमारी डार्क है। और अगर मैं यहाँ से करता हूँ इसको लाइट तो आप देख सकते हो दूसरी टैब भी लाइट हो गई। और दूसरे टैब से अगर मैं करता हूँ डार्क तो जो पहली टैब है वो भी डार्क हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि अभी दोनों टैब्स जो है वो सिंक में आ चुकी है। अभी एक काम बचा है हमारा। देखिए अगर मैं यहाँ पर डार्क, ये डार्क ही है, अगर मैं लाइट करता हूँ और यहाँ पर चलता हूँ तो जो थीम है वो तो चेंज हो गई, लेकिन जो इनपुट है वो तो डार्क ही रह गया। मैं चाहता हूँ कि इनपुट भी चेंज हो जाए। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, इसकी जगह और एक काम करना है। जो थीम सिलेक्टर हमारे पास है, देखिए हमने जो गेट किया था यहाँ पर, देखिए ये वाला, इसको गेट करेंगे और इसके ऊपर सिंपली क्या करेंगे, उसकी जो वैल्यू है, आपको याद होगा उसके ऊपर वैल्यू, देखिए ये जो आपको दिख रहा है वैल्यू, उसको वैल्यू देंगे। कौन सी वैल्यू देंगे, सेम हमें देनी है। देखिए जो भी वैल्यू हमें रिसीव हो रही है, सेव करेंगे और यहाँ पर करते हैं देखिए डार्क, और आप देख सकते हो डार्क यहाँ पर भी आ गया। और या फिर यहाँ से मैं लाइट कर देता हूँ और दूसरे टैब के अंदर चलते हैं तो आप देख सकते हो लाइट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मतलब ये भी चेंज हो गया और थीम भी चेंज हो गई। तो आप देख सकते हो कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ भी आप यहाँ पे लॉजिक अपना लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट की मदद से कुछ भी आप कर सकते हो आपके वेब पेज के ऊपर। और हाँ, और एक चीज़ है यहाँ पर, सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा, क्योंकि देखिए कोई भी की अगर चेंज हो जाती है तो ये जो ब्लॉक है ये कॉल होने वाला है। लेकिन हम चाहते हैं अगर सिर्फ थीम चेंज हो जाए, क्योंकि इन रियलिटी हो सकता है कि आपके स्टोरेज के अंदर सिर्फ थीम ही नहीं, अभी तो हम सिर्फ थीम की स्टोर कर रहे हैं, हो सकता है कि और भी डेटा हो सकता है, और उसमें से कोई भी डेटा अगर चेंज होगा तो ये इवेंट यहाँ पर इमिट हो जाएगी और ये जो कॉल बैक है ये रन हो जाएगा। तो हमें हर एक की के ऊपर इसको रन नहीं करना है, हमें सबसे पहले चेक करना है e.की। देखिए आपको याद होगा जब ये हमने कंसोल करके देखा था उसके अंदर, तो ये की एक प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर हमें मिल रहा था कि कौन सी की है। तो हम चेक करेंगे सिंपली, अगर की थीम है, मतलब थीम की अगर चेंज हो रही है तभी ये करना। देखिए, और अभी सेव करते हैं और एक बार इसको फिर से टेस्ट करते हैं। देखिए अभी करेंगे डार्क, यहाँ पर चेंज हो गई, और दूसरी टैब देखिए यहाँ पर भी डार्क है और ये थीम भी डार्क हो गई। मतलब देख सकते हो ये रियल टाइम में अभी जो दोनों टैब से हमारी वो सिंक हो गई। ओके, तो ये होती है लोकल स्टोरेज की इवेंट्स। अभी फाइनली और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक का ब्राउज़र मतलब मॉडर्न ब्राउज़र नहीं होता है। कुछ लोग पुराने ब्राउज़र्स भी यूज़ करते हैं, या फिर कुछ ब्राउज़र्स के अंदर
फीचर भी होता है कि लोकल स्टोरेज को डिसेबल कर देना। मतलब आप लोकल स्टोरेज के अंदर कोई भी वेबसाइट लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा स्टोर नहीं कर पाएगी। फिर ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर तो एरर आ जाएगी फिर, क्योंकि यूज़र ने तो ब्राउज़र का जो लोकल स्टोरेज है उसको डिसेबल करके रखा है। तो इसके लिए क्या है, एक सिंपल सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो हम चेक कर सकते हैं कि ये स्टोरेज जो फीचर है ये ब्राउज़र के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो ये सारी जो है वो काम करो, अगर नहीं है तो फिर और कोई ऑप्शन हमें देखना होगा। मतलब आप फॉर एग्जांपल कुकीज़ यूज़ करो या फिर किसी डेटाबेस के अंदर इसको स्टोर करो। तो हमें एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है कि हम सबसे पहले तो चेक कर सकते हैं कि ये स्टोरेज अवेलेबल है कि नहीं। तो उसको करना बहुत सिंपल है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर टाइम बचाने के लिए एक स्निपेट में यहाँ से जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। और बाय द वे ये जो स्निपेट है ये MDN के वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और जल्दी से इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंपली एक फंक्शन बनाई है स्टोरेज अवेलेबल, और ये हमें रिटर्न करेगा अवेलेबल है या नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने इसको कॉल किया है और लोकल स्टोरेज जो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है उसको मैंने पास कर दिया। और ये जो फंक्शन जब भी कॉल होगी वो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर वो ट्रू करती है तो ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इसके अंदर का जो कोड है वो रन हो जाएगा। अगर ये फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न करती है तो इफ़ का जो है कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी और फिर एल्स वाला ब्लॉक रन हो जाएगा। तो अभी ये अगर ट्रू रन करती है इसका मतलब जो लोकल स्टोरेज है वो अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर जो भी काम हमने ऊपर किया था, देखिए ये सारा थीम वाला, वो आप इस ब्लॉक के अंदर कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर और कुछ करना पड़ेगा, जैसे डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हो या फिर कंसोल में, या फिर अलर्ट यूज़र को दे सकते हो कि लोकल स्टोरेज एनेबल कीजिए क्योंकि ये सपोर्टेड नहीं है, या फिर आपका डेटा और कहाँ पे जैसे डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और अभी देखते हैं कि इस फंक्शन के अंदर क्या है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाया है, देखिए वार यहाँ पे यूज़ किया है, मैं लेट करूँगा इसको। और यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक है, और ट्राई कैच ब्लॉक हम कभी यूज़ करते हैं अगर कोई हमें एरर हैंडलिंग करनी है तो। और यहाँ पर विंडो जो है ये ग्लोबल विंडो ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर हम टाइप चेक करें। टाइप कौन सा है जो हम यहाँ पे हमें रिसीव हो रहा है और क्या है वो, देखिए ये हम पास कर रहे हैं लोकल स्टोरेज। तो ये सिंपली चेक करेगा विंडो डॉट लोकल स्टोरेज। अगर यहाँ पर कुछ मिलता है इसका मतलब विंडो के ऊपर लोकल स्टोरेज अवेलेबल है। ठीक है, इसको भी लेट करते हैं। तो यहाँ पर एक जो टेस्ट स्ट्रिंग है उसको हम x के अंदर स्टोर कर रहे हैं और फिर उसको हम लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर रहे हैं x को, और उसके बाद उसको निकाल दे रहे हैं और फिर यहाँ पर हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम आइटम सेट कर रहे हैं और फिर उसको रिमूव कर रहे हैं और रिटर्न ट्रू। अगर यहाँ पर कुछ भी एरर नहीं आती है, देखिए अगर यहाँ पर ये जो ऑपरेशंस है इसमें करने में कोई भी एरर नहीं आती है, इसका मतलब जो लोकल स्टोरेज है वो काम कर रहा है। ओके, और अगर एरर आ जाती है इस लाइन पे, देखिए सेट आइटम, अगर लोकल स्टोरेज नहीं है, अलाउ नहीं कर रहा है तो एरर आ जाएगी, और एरर आती है तो ये कैच ब्लॉक के अंदर कैच हो जाएगी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिंपली हम डॉम एक्सेप्शन चेक कर रहे हैं और उसी के साथ में ये जो बाकी की केसेस है, एरर का कोड 22 ये फायरफॉक्स के लिए चाहिए होगा और ये 1014 है, या फिर यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि एरर का नाम क्या है। देखिए फायरफॉक्स, एवरीथिंग एक्सेप्ट फायरफॉक्स, क्योंकि अलग अलग ब्राउज़र के अंदर अलग अलग APIs होती है। तो यहाँ पर एरर का नाम चेक कर रहे हैं, तो ये देखिए ये स्पेसिफिक एरर है, कोटा एक्सीडेड एरर। तो अगर स्टोरेज हमारा कम्प्लीटली, मतलब देखिए जो स्टोरेज है उसकी भी लिमिट होती है अराउंड 5 मेगाबाइट्स, तो वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो ये एरर आ सकती है। या फिर अगर जहाँ पे हमने डिसेबल किया है कोई भी ब्राउज़र के अंदर तो भी इस टाइप की एरर कभी कभी वो देता है। ओके, या फिर इस टाइप की एरर आ सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर सिंपली एरर हैंडलिंग की है और जो सारी पॉसिबल केसेस है वो यहाँ पर चेक किए। तो इसमें हमें डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा स्निपेट आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, या फिर ये जो कोड है इसको मैं गिटहब पे भी रखूँगा, तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इसको और एक बार डिटेल्स में देख सकते हो। अभी अगर इसको मैं सेव करता हूँ और चलते हैं ब्राउज़र में और करते हैं रिफ़्रेश,
अभी आप देख सकते हो ये वर्किंग बता रहा है, मतलब अपने ब्राउज़र के अंदर जो है लोकल स्टोरेज ये सपोर्ट करता है। अगर कोई ओल्ड ब्राउज़र होगा तो वहाँ पर ये जो एल्स ब्लॉक के अंदर है ये वाला ये आ जाएगा, और फिर हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें हमारे डेटा के साथ क्या करना है। ओके, अभी जाते जाते एक इंटरव्यू क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि आपको पूछा जाएगा कि लोकल स्टोरेज और कुकीज़ में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो इसमें आपको इसके एक दो मेन डिफरेंस बताने हैं। जैसे कि जो सबसे पहला है वो है कि साइज़। देखिए ये जो हमारा लोकल स्टोरेज है इसकी साइज़ ज़्यादा होती है कुकीज़ से। तो इसकी साइज़ अराउंड 5 MB तक होती है जो लोकल स्टोरेज है। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया। और जो दूसरा डिफरेंस ये है कि जो लोकल स्टोरेज है उसको कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। जब तक आप इसको मैन्युअली डिलीट नहीं करोगे ये डिलीट नहीं होगा। लेकिन देखिए अगर आप इनकॉग्निटो मोड यूज़ कर रहे हो तो वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ उसी टाइम के लिए होता है। अगर ब्राउज़र आप बंद कर देते हो तो वो जो है वो पूरा लोकल स्टोरेज आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल मोड में आप इसको यूज़ करते हो तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ये आपका डेटा जब तक आप डिलीट नहीं करते हो तब तक ये वहाँ पे रहेगा। लेकिन कुकीज़ में क्या होता है कि उसको आप उसकी एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हो, तो वो डेट होने के बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट भी हो जाएगी। और एक डिफरेंस ये है कि कुकीज़ जो है वो हर एक रिक्वेस्ट के साथ में सर्वर पे चली जाती है, लेकिन जो लोकल स्टोरेज है ये रिक्वेस्ट के साथ में सर्वर पे इसका डेटा नहीं चला जाता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंसेस है। और यहाँ पर एक चीज़ हमारी रह गई, जल्दी से इसको फिक्स कर लेते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देता हूँ और फिर से मैं ओपन करता हूँ, और आप देख सकते हो कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं कौन सा है, बॉडी। और बॉडी का बैकग्राउंड कलर देखिए कोई भी बैकग्राउंड कलर मुझे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये वाइट कलर है। ठीक है, अभी मैं क्या चाहता हूँ, अगर पेज रिफ्रेश हो जाता है या फिर पहली बार हम पेज ओपन कर रहे हैं तो हम लोकल स्टोरेज के अंदर चेक करेंगे, और जो भी उसके अंदर डेटा है, जो भी लास्ट टाइम थीम हमने सेट की थी, देखिए जब भी हम थीम सेट करते हैं तो उसको हम लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करते हैं। तो वो जो वैल्यू है वो थीम हमें यहाँ पर रिफ़्रेश के बाद रखनी है। फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर डार्क अभी थीम को बना देता हूँ और रिफ़्रेश अगर करता हूँ तो ये फिर लाइट हो जाती है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा ताकि रिफ़्रेश भी करने के बाद हमें ये थीम ऑटोमेटिक फिर से सेट हो जाए, क्योंकि रिफ़्रेश भी करते हैं तो डेटा हमारा इसके अंदर अवेलेबल है। देखिए ये डार्क आपको थीम डार्क यहाँ पर ये पुराना डेटा है हमारा। ठीक है, और यहाँ से भी इसको क्लियर कर सकते हो। देखिए सिलेक्ट कर दिया और अच्छा ये पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आप पूरा क्लियर कर सकते हो। और ये जो है ये डिलीट सिलेक्टेड है, इसको हमें क्लिक करना था। ठीक है, और अभी एक काम करता हूँ मैं फिर से डार्क यहाँ पर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो थीम डार्क। रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पर हमारा डेटा तो ठीक है जगह पे है, लेकिन ये हमारा जो है वो रीसेट हो गया। तो इसको हमें फिक्स करना होगा और बहुत ही सिंपल है। सिंपली हमें क्या है, रिफ़्रेश के बाद हमें चेक करना है कि अगर हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर ये डेटा है तो वो थीम सेट कर दो। तो उसके लिए सिंपली क्या करना होगा हमें, यहाँ पर आता है देखिए ये एरर हैंडलिंग है, एरर हैंडलिंग। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर हमें आना होगा, यहाँ पर करते हैं देखिए। तो सिंपली एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको नाम देते हैं थीम। और हम क्या करेंगे अभी, जो लोकल स्टोरेज है यहाँ से डेटा गेट करेंगे, गेट आइटम, और हमें जो थीम है उसको गेट करना है। और सिंपली क्या करेंगे, चेंज थीम, और इसके अंदर जो थीम है उसको पास करेंगे। सिंपल 2 ही लाइन हमें लिखनी है। और अभी क्या हो जाएगा, जब भी पेज रिफ्रेश हो जाएगा तो ये पेज पूरा रन हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले वो चेक करेगा लोकल स्टोरेज के अंदर अगर थीम नाम की है तो वो डेटा गेट करके यहाँ पे चेंज थीम जो हमने फंक्शन बनाई थी उसको पास करेगा। और ये फंक्शन जब भी रन हो जाएगी तो चेक करेगा थीम कौन सी है, डार्क है तो कलर, ये जो बैकग्राउंड कलर है ये अप्लाई हो जाएगा, नहीं तो लाइट। और अगर लोकल स्टोरेज के अंदर हमें कुछ भी नहीं मिला तो ये नल पास कर देगा यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, देखिए ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो जो एल्स कंडीशन है वो हो जाएगी, मतलब हमारा जो बैकग्राउंड कलर है ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र में। और देखिए अभी डार्क है हमारे पास। अभी मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा
तो रिफ़्रेश के बाद भी थीम हमारी जो है वो डार्क रहनी चाहिए। रिफ़्रेश, और आप देख सकते हो कितनी भी बार मैं रिफ़्रेश करूँगा ये डार्क ही मिलेगी हमें। अगर मैं लाइट करता हूँ और अगर फिर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये जो लाइट थीम है वो मिलेगी। और अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ डेटा, अभी देखिए कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है। अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हमें दिखना चाहिए। रिफ़्रेश, और देखिए ये बैकग्राउंड कलर है ये वाइट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आई है तो इसको आपको लाइक करना है, आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, और जो भी आपका डाउट है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर डाउट नहीं भी है तो भी एक कमेंट करके आप बता सकते हो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और कौन से कोर्सेस आप फ्यूचर में देखना चाहते हो। और इसके साथ में चैनल को आप सपोर्ट भी कर सकते हो, जो आपको नीचे ज्वाइन बटन दिख रहा है उसको क्लिक कीजिए और मेंबर बन के आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और इसी के साथ आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं डेली बेसिस पे जो टिप्स और ट्रिक्स और कुछ ट्यूटोरियल्स में अपलोड करते रहता हूँ। और मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।